मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री और रिवोल्यूशनरी टेररिज्म या रिवोल्यूशनरीज, ठीक है ना। अब आपने एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा। 1907 के अंदर मैंने आपको बताया कि जब बंगाल पार्टीशन के बाद में एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स कांग्रेस के अंदर दो अलग अलग गुटों में बट गए, और उसके बाद में फिर रिएक्शनरीज जो पॉलिसीज़ थी, जो रिएक्शन हुआ, गवर्नमेंट ने जो रिएक्शन किया, ठीक है, उसकी वजह से कांग्रेस का जो हाल हुआ वो आपने कल देख लिया। जो मेन लीडर्स थे जेल चले गए, कुछ लोगों ने पॉलिटिक्स छोड़ दी, कुछ लोगों ने कहीं शरण ले लिया, समथिंग लाइक दैट, ओके। कुछ ऐसी चीज़ें हुई। अब हो क्या रहा है कि अब कुछ बचा ही नहीं, क्या करा जाए कुछ समझ नहीं आ रहा, कन्फ्यूज़न का इरा आ गया है, क्योंकि कोई लीडरलेस हो गए हैं लोग। तो उस कन्फ्यूज़न के राह में एक ही चीज़ होती है, जब आदमी कन्फ्यूज़ हो जाता है, उसको समझ में नहीं आता कि क्या करें, तो फिर उसको जो समझ में आता है वो करता है। मतलब क्या करता है? कुछ भी करता है, एनार्किस्ट हो जाता है, ठीक है ना। और फिर वो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ या रिवोल्यूशनरी टेररिज्म के रूप में उभर के आते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को दो पार्ट्स में देखेंगे, एक फेज़ 1 जो 90s में रहेगा आपका और 1920 में यानी 1900 में रहेगा, और दूसरा फेज़ 2 जो रहेगा वो 1920 में रहेगा। दो पार्ट्स में आप रिवोल्यूशनरी टेररिज्म को पढ़ेंगे, ठीक है ना। एक 1920s में वही क्वेश्चन कैसे होते हैं, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं इसमें रटने वाले। रिवोल्यूशनरी लीडर्स के नाम होते हैं, उनके ऑर्गेनाइजेशन का नाम होता है, कॉन्स्पिरेसी केस क्या है वो रहता है, एरिया ऑफ वर्क क्या रहता है, कहाँ पे करते हैं, इंडिया में करते हैं या अब्रॉड में होता है, ठीक है ना। और उसके अलावा बुक्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन में अगर वो अपनी आइडियोलॉजी छापते हैं तो उसके बारे में बात होती है, राइट। तो यहाँ पे इसकी रीज़न क्या है, रिवोल्यूशनरी टेररिज्म क्यों ग्रोथ में आया है, क्यों हुआ है, मिलिटेंट क्यों ग्रोथ में आया है, इंडिया में क्यों हुआ है। तो मैंने आपको बताया सबसे पहले कि स्वदेशी और बाइकआउट मूवमेंट फेल हो गया, ठीक है ना। यंग जो नेशनलिस्ट थे, यंगर जो नेशनलिस्ट थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था करें क्या, ठीक है, ओके। अब वो बैकग्राउंड में ऐसे आके गायब तो हो नहीं सकते थे, ठीक है ना। और जो है उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कैसे, कहाँ पे, कौन से एवेन्यू में अपनी पेट्रियोटिक फीलिंग को वो जाके शो करें, ठीक है ना। पेट्रियोटिक एनर्जी जो थी उसको कैसे शो करें, ठीक है ना। और उनको जब लगा कि एक्सट्रीमिस्ट भी से होपफुल थे वो, कि एक्सट्रीमिस्ट को अपने आइडियल समझते थे या लीडर समझते थे वो लोग, ठीक है ना। एनर्जी बहुत थी इनके पास लड़ने के लिए, लेकिन सोचते थे हमें गाइड कौन करेगा, एक्सट्रीमिस्ट गाइड करेंगे। बट एक्सट्रीमिस्ट भी कुछ कर नहीं पाए, है ना। जब एक्सट्रीमिस्ट भी कुछ नहीं कर पाए तो उन्होंने कहा ठीक है भैया, अब हमें कुछ देखना पड़ेगा, ठीक है ना। वो डिल्यूजन में चले गए, उन लोगों ने कहा कि भाई अब हमारे पास एक ही ऑप्शन रहा है कि फिजिकली लड़ें, और अब ये आइडियोलॉजिकल लड़ाई वड़ाई खत्म हो जाएगी, अब हमें लड़ना पड़ेगा फिजिकली। क्या करेंगे? फिजिकली लड़ेंगे। और इस तरीके से जो है अलग अलग जगहों पे, जैसे कि आपका मिदनापुर में, ठीक है, मिदनापुर के अंदर कौन है, जनेंद्र नाथ बसु, ठीक है, ये कलकत्ता के अंदर अनुशीलन समिति, ये लोग डेवलप होते हैं। और जो उसके अलावा जो इसमें लीडर कौन कौन से हैं, यही सब क्वेश्चन आता है। ये लोग डेवलप, इसमें जो है आपका प्रमोथा मित्रा, ठीक है, उसके अलावा जितेंद्र नाथ बनर्जी, वीरेंद्र कुमार घोष, वीरेंद्र कुमार घोष जो है, इनका ये फोटो लगी हुई है, ठीक है। तो ये सब लोग रिवोल्यूशनरी टेररिस्ट या रिवोल्यूशनरी जो है आप कह लीजिए कि एक्टिविस्ट थे, ठीक है। भूपेंद्र नाथ दत्ता 1996 के अंदर जो है इन्होंने एक वीकली स्टार्ट किया था, एक जर्नल स्टार्ट किया था जिसको बोलते हैं युगांतर, 1906 में युगांतर, ठीक है ना। और इसमें ये लिखते थे कि फोर्स मस्ट बी स्टॉप बाय द फोर्स। और हार्डिंग के ऊपर जो बम फेंका गया था, इसमें दो समिति के लोग थे, कुछ युगांतर वाले थे और कुछ जो है अनुशीलन समिति वाले थे। और आपने उसमें देखा होगा जो इस बार का क्वेश्चन आया था यूपीपीसीएस प्री में, उसमें पूछा था कि जो है हार्डिंग के ऊपर बम फेंकने वाले जो लोग थे वो कौन से थे, अनुशीलन वाले थे या युगांतर वाले थे। तो वो ये युगांतर वाला जो है, इन्होंने एक वीकली स्टार्ट किया था युगांतर वाले, इसमें काफ़ी सौ लोग अनुशीलन वाले भी थे, ठीक है ना। तो यहाँ देखो कलकत्ता के अंदर अनुशीलन समिति स्टार्ट हुई है, मेन समिति अनुशीलन है, उसका आंसर अनुशीलन ही होना चाहिए था, क्योंकि ये जो वीकली स्टार्ट किया जनरल वो युगांतर है, उसमें कुछ लोग जुड़े हुए थे उससे युगांतर से, लेकिन जो समिति थी कलकत्ता में जिसमें बम फेंकने वाले, वो अनुशीलन समिति के सदस्य भी उसमें थे, ठीक है ना। तो और इसमें ये लोग लिखते थे कि फोर्स मस्ट बी स्टॉप बाय द फोर्स, तो लेकिन उसमें उन्होंने बाद में शायद युगांतर माना या जो भी माना हो, लेकिन दोनों आंसर दे रखे थे, अनुशीलन और युगांतर, ठीक है ना। तो दोनों लोग थे। अच्छा, 1902 के अंदर जो है ये एक्टिविटी शुरू करते हैं रस बिहारी बोस। मैंने याद करो, घोष का नाम लेते लेते मैंने आपको बोस के बारे में बताया था। ये बंदा जो है, ये और दूसरा सचिन सान्याल, ये एक सीक्रेट सोसाइटी बनाते हैं
रस बिहारी बोस के बारे में और सचिन सान्याल के बारे में। सचिन सान्याल किस लिए फेमस है? एक बंदी जीवन इन्होंने किताब लिखी थी। ये लोग जो है वाइसरॉय के ऊपर अटैक करते हैं और ये जो है आपका रस बिहारी बोस के बारे में अगर मैं बताऊं तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये अटैक से ही ज़्यादा पिक्चर में आते हैं। जब ये वाइसरॉय के ऊपर हार्डिंग के ऊपर अटैक करते हैं और निकल जाते हैं, भाग जाते हैं, अटैक करने के बाद बम मारते हैं हार्डिंग के ऊपर। दूसरा है गदर मूवमेंट। गदर मूवमेंट जो होता है सैन फ्रांसिस्को, वहाँ पहुँच जाते हैं ये, ठीक है ना, विदेश। उसके बाद में एनआईए जब आईएनए जब बनता है, इंडियन नेशनल आर्मी, ठीक है ना। अब सोचो कब तक बंदा एक्टिव है, बाहर से एक्टिविटी कर रहा है। इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस बनाएंगे, तो यही आदमी जो है रस बिहारी बोस, यही हैंड ओवर करेगा उनको। सुभाष चंद्र बोस को हैंड ओवर करने वाला इंडियन नेशनल आर्मी को यही बंदा है, रस बिहारी बोस, ठीक है। तो रस बिहारी बोस जो है सुभाष चंद्र बोस को ये करेगा कि आप बॉस, मैं अब रिटायर हो रहा हूँ, तुम समझ रहे हो ना। तो ये है। दूसरा का सचिन सान्याल है। सचिन सान्याल ने बम मारने में थे, अटैक किया था वाइसरॉय का साथ में इन्होंने, ठीक है ना। गदर मूवमेंट में भी पार्ट थे, दोनों दोस्त थे एक तरह से। और इन्होंने किताब लिखी थी बंदी जीवन। क्या, कौन सी किताब थी? बंदी जीवन, बहुत फेमस किताब है सचिन सान्याल की, उन्होंने लिखी थी, ठीक है ना। और उसके अलावा 1908 के अंदर प्रफुल्ल चाकी का नाम सुना होगा आप लोगों ने। प्रफुल्ल चाकी का नाम वैसे, और खुदीराम बोस का नाम भी सुना होगा। खुदीराम बहुत फेमस है, उन्होंने बम फेंका था जो कि एक कैरेज के ऊपर, पर्टिकुलरली जो है इसमें एक जो है पर्टिकुलरली एक सैडिस्टिक वाइट जज था, किंग फोर्ट इन मुजफ्फरपुर, वो उसको क्या नाम है, मुजफ्फरनगर में। उनको ये था कि ये जो बंदा है मतलब बहुत ही गुस्सा मतलब दिलाने वाला जज था। उस जज से बहुत लोग नाराज थे, मुस्लिम इंडियंस, ठीक है ना। इंडियंस बहुत नाराज थे, इंडियंस के खिलाफ वो जजमेंट पास करता था, बड़ा सैडिस्टिक टाइप का जज था ना। तो उसके ऊपर बम मारा था इन्होंने, प्रफुल्ल चाकी ने और खुदीराम बोस ने। लेकिन हुआ क्या, वो नहीं मरा और दो लेडीज जो हैं, दो ब्रिटिश लेडीज मर गई उसमें। इसको अलीपुर बम केस के नाम से जान जाते हैं हिस्ट्री में, ठीक है, अलीपुर बम केस, ठीक है। और इसको जो है आपका मुरारी पुकर कॉन्स्पिरेसी कहते हैं, ठीक है ना। अनुशीलन समिति के मेंबर जो है इसमें अरेस्ट किए गए, घोष ब्रदर्स अरेस्ट किए गए, अरविंद घोष और वीरेंद्र घोष, इनको भी अरेस्ट किया गया इसके अंदर, ठीक है ना। और उसके बाद में फिर यहाँ पे 1912 में आके रस बिहारी बोस, सचिन सान्याल ने क्या किया है, यह हाथी पे जा रहा था, हार्डिंग हाथी पे जा रहा था, और वही उसमें चांदनी चौक में, ठीक है ना। बम से मारा इन्होंने, क्या नाम है, वाइसरॉय को, हार्डिंग को। लेकिन वो दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस कहते हैं इसको, ठीक है ना। कौन सी केस, इसमें मारा लेकिन वो बच गया, ठीक है ना, हार्डिंग बच गया। तो ऐसे से यहाँ पे देखो, ये विनीपेग ट्रिब्यून है। विनीपेग ट्रिब्यून कहाँ का है बताए, विनीपेग कहाँ पे है, कनाडा में। तो ये इंडिया से की खबरें कनाडा में क्यों छप रही हैं, क्योंकि वहाँ पे भी तो रूल कर रही है अंग्रेज। तो विनीपेग ट्रिब्यून में क्या छपा हुआ है, एसेसिन अटेम्प्ट्स टू किल वाइसरॉय ऑफ इंडिया विद अ बॉम्ब, ठीक है ना, देख लो। तो ये है उस समय मतलब कि एसेसिनेशन अटेम्प्ट हुआ है वाइसरॉय ऑफ इंडिया के ऊपर, ठीक है। और उसके अलावा महाराष्ट्र के अंदर ये क्या नाम है, रामोसी, आपने सुना होगा, रामोसी पीजेंट मूवमेंट था, उसमें वासुदेव बलवंत फड़के, इनके नाम पर अभी रिसेंटली वासुदेव बलवंत फड़के के नाम पर एक स्टाम्प भी रिलीज हुआ था, ठीक है ना, 1879 में ये थे। आपने इनका नाम सुना होगा। उसी रीजन में चापेकर ब्रदर जो थे, उन्होंने मारा था किसको, एक रैंड नाम करके जो है कमिश्नर था, फ्लैग कमिश्नर था पुणे का, उससे नाराज होकर, ठीक है, उससे मारा था, उनका मर्डर किया था चापेकर ब्रदर्स ने, इनका 1897 में। और ये काफ़ी फेमस है महाराष्ट्र में, इनके ऊपर वो भी बनाई है, फिल्म का सीन है, मतलब वो एपिसोड वगैरह उसका सीन है। उसके अलावा 1897 के अंदर सावरकर और उसके ब्रदर ने मित्र मेला बनाया। क्या बनाया, मित्र मेला। और मित्र मेला जो है 1899 के अंदर मर्ज होता है अभिनव भारत में। किसमें, अभिनव भारत। अभिनव भारत जो है, और यहाँ से ये एक्टिविटीज शुरू होती है, कौन सी, आरएस, अब धीरे धीरे बाद में आरएसएस, अभी मतलब यहाँ से आइडियोलॉजी पनपती है, ठीक है ना। उसके बाद में वो लगता है कि इंडियंस के लिए, लेकिन वो होता नहीं है, ठीक है ना। तो उसके अलावा 1905 के अंदर एब्रॉड के अंदर हमारे यहाँ कई सारी एक्टिविटीज, जैसे कि 1905 के अंदर श्यामा कृष्ण वर्मा जो है, श्याम जी कृष्ण वर्मा ने सेटअप किया इंडियन हाउस। कौन सा हाउस, इंडियन हाउस। ये इंडियन स्टूडेंट्स का एक मतलब एक तरह से सेंटर बन गया था। इसमें स्कॉलरशिप स्कीम लेकर आते थे, जो रेडिकल यूथ होते थे उन लोगों को एक तरह से इंडिया से उन लोगों को स्कॉलरशिप देते थे, ठीक है। और जर्नल निकालते थे द सोशियोलॉजिस्ट, ये था, ये सोशियोलॉजिस्ट जो निकालते थे, कौन निकालते थे, ठीक है, श्याम जी कृष्ण वर्मा, ठीक है। इन्होंने, श्याम जी कृष्ण वर्मा वगैरह ने काफ़ी मतलब काम किया है, सोशियोलॉजिस्ट न्यूज़पेपर निकाला, उसमें काफ़ी कुछ इंडिया के लिए लिखते रहे हैं। 1914 के अंदर जो है ये जिनेवा में शिफ्ट हो जाते हैं। 1920 के अंदर ये पब्लिकेशन खोलते हैं, द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, ठीक है, आफ्टर द लैप्स ऑफ 6 ईयर। और उस 1930 में जो है ये लास्ट में इनकी डेथ हो जाती है। और ये आउट ऑफ इंडिया रहकर इंडिया के लिए बहुत सारे
काम करते हैं, ठीक है ना, श्यामजी कृष्ण वर्मा। उसके अलावा 1909 के अंदर आपको पता है मदन लाल ढींगरा, मदन लाल ढींगरा का नाम भी बड़ा फेमस है। ये एसिसिनेशन अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। इसमें ब्यूरोक्रेट होता है करजन वेली, करजन वेली को ये एसिसिनेट कर देते हैं, गोली मार देते हैं, ठीक है ना, मार देते हैं। तो ये हैं मदन लाल ढींगरा। अच्छा आप देखिए कि किसी टाइम का उस उनके लिए वो टेररिस्ट हैं, हमारे लिए वो क्या है, फ्रीडम फाइटर, ठीक है। और आज हम रिस्पेक्ट से उनके स्टाम्प इशू कर रहे हैं, ठीक है ना। सो यही होता है। जर्मन बर्लिन के अंदर जो है आपका वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय ये हैं, और ये लोग अब्रोड में काम कर रहे हैं। पेरिस के अंदर जो है आपको पता है मैडम भीकाजी कामा, वो काम कर रही थी, और जर्नल एक लेकर आती हैं, वंदे मातरम करके एक जर्नल लेकर आती हैं। मदन लाल ढींगरा जो है इनके साथ यहाँ पे इनके न्यूज़ भी इसमें देखो छपी हुई है, ठीक है। जिनेवा में, जिनेवा के अंदर अजीत सिंह, अजीत सिंह कौन है पता है? जिनेवा कहाँ पे? स्विट्जरलैंड, ठीक है। तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में, पता है ना, सब सारे हेडक्वार्टर वहीं होते हैं जिनेवा में। तो जिनेवा जो है वो अजीत सिंह वहाँ पे काम कर रहे हैं। और अजीत सिंह कौन है? भगत सिंह के अंकल। कौन है? भगत सिंह के अंकल अजीत सिंह। ये जो है ऑर्गेनाइज करते हैं एक्सट्रीमिस्ट वो, और इसमें अंजुमन मुहस्बीन वतन, ठीक है, ये उर्दू में, और गुरुमुखी के अंदर ये जो है फारसी मतलब वो है। तो उसमें लाहौर में जो है क्या करते हैं, ये एक जर्नल स्टार्ट करते हैं, भारत माता, ठीक है। ये यहाँ से इंस्पायर्ड होते हैं कि मतलब देश को आज़ाद कराने के लिए इंस्पिरेशन मिलती है, और वहाँ से ये स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि अभिनव भारत सीक्रेट सोसाइटी जो है वो कौन, अभिनव भारत जो है वो किसने स्टार्ट किया, कौन रेवोल्यूशनरी है? वीर सावरकर, ठीक है। 1999 में क्वेश्चन है। 1996 के अंदर क्वेश्चन है, देखिए कौन किससे रिलेटेड है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसमें। कौन किससे रिलेटेड है, किसको किससे मिलाओगे? अभिनव भारत को किससे मिलाओगे? सावरकर से। अनुशीलन समिति किससे मिलाओगे? हैं? गदर पार्टी किससे? लाला हरदयाल से मिलाओगे। गदर पार्टी आगे अभी पढ़ोगे, गदर पार्टी आएगी, वो लाला हरदयाल है, ठीक है ना। ओके, ठीक है। स्वराज तो आपको पता ही है, ठीक है। शारदास चेयरमैन थे स्वराज पार्टी के, पता है। मोतीलाल नेहरू सेक्रेटरी थे, और सिराज अभी पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको इतने पढ़ा नहीं है, वो तो 1923 में बनेगी ना, तो अभी पढ़ा नहीं है। वो कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी होती है, जिसमें सीआर दास जो होते हैं, चित्तरंजन दास, ही वॉज द चेयरमैन ऑफ दैट स्वराज पार्टी, ठीक है। और मोतीलाल नेहरू उसके सेक्रेटरी बनाए गए थे। और ये लोग कांग्रेस से नाराज हुए थे जब उन्होंने वो बंद कर दिया था, क्या नाम है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब कर दिया था, वो चोरी चोरा की वजह से, ठीक है। तो ये लोग नाराज होकर इन्होंने पार्टी बना ली थी, स्वराज पार्टी, ठीक है ना। वो अभी आप पढ़ोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया स्वदेशी मूवमेंट के एंड होने की वजह से एक पॉलिटिकल वैक्यूम छा जाता है, आपको मैंने बताया है ना। और उसके पॉलिटिकल वैक्यूम की वजह से जो है स्कैटर्ड रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़, इधर उधर लोग बम मार रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से लेकर 1918 तक शुरू होता है। इंडियन नेशनलिज्म जो है उस बीच में थोड़ा मजबूत होने का उसको मौका मिलता है, मैच्योर होने का मौका मिलता है, ठीक है ना। ब्रिटिश जो है ब्रिटेन डिफिकल्टी वॉज इंडियाज अपॉर्चुनिटी, जहाँ ब्रिटेन की डिफिकल्टी होगी वहाँ इंडिया की अपॉर्चुनिटी होगी। और इन लोगों ने क्या करना शुरू किया, जो नेशनलिस्ट जो ये लीडर थे, आपको पता है कि नेशनलिस्ट रिस्पॉन्स जो है उनका क्या रिस्पॉन्स था ड्यूरिंग वॉर। जब वॉर 1914 के अंदर आपको पता है वॉर शुरू होता है, और कौन सा वॉर शुरू हो रहा है? वर्ल्ड वॉर शुरू हो रहा है फर्स्ट, ठीक है ना। अंग्रेज जो है अंग्रेज सपोर्ट मांग रहे हैं, ठीक है ना। तो अब इसमें यह है कि नेशनलिस्ट लोगों का रिस्पांस क्या है वॉर के टाइम पर, तो हम भी सपोर्ट करेंगे, स्वराज मिलेगा ना। तो इनका यह है एक्सट्रीमिस्ट लोगों का कि सपोर्ट हम करेंगे, लेकिन स्वराज हमें दे दो, ठीक है ना। और इसमें जैसे और लोग हैं कुछ, तो उनका क्या है, एक मौका और दिया, मतलब जो मॉडरेट लोग हैं वो भी कह रहे हैं चलो मौका दे रहे हैं, ठीक है ना। और एक्सट्रीमिस्ट लोग क्या कह रहे हैं, लोहा गर्म है मार दो हथौड़ा, मतलब उनका यह है कि अभी तो ये कमज़ोर है, इनको तो अभी मारा जा सकता है। वो लोग कह रहे हैं आप तो पीट सकते हैं हम लोग, है ना, आप मार सकते हैं। तो रिवोल्यूशनरी टेररिज्म वालों का, रिवोल्यूशनरी जो लोग थे उनका अदर एटीट्यूड था, ठीक है। इफेक्ट्स कैन बी सीन, देखो तो स्कैटर्ड रिवोल्ट और म्यूटिनीज आपको देखने को मिलेंगी कहाँ पे, नेशनलिस्ट उसमें। उसके अलावा बर्लिन कमेटी यूरोप के अंदर बनती है, ठीक है। जो म्यूटिनी है, ठीक है, स्कैटर्ड म्यूटिनी बाय द इंडियन सोल्जर्स, इधर उधर सिंगापुर में यहाँ वहाँ म्यूटिनी होती है। तो म्यूटिनी एक तो सबसे ज़्यादा जो मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया कि भाई ये फ्रांस के अंदर, पेरिस के अंदर भी, जर्मनी के अंदर भी, हर जगह थोड़ा थोड़ा रिवोल्यूशनरी ग्रुप्स थे, थोड़ा बहुत चल रहे थे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट, बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पा रहे थे। थोड़े बहुत एक दो लोगों का नाम आता है, लेकिन जो ज़्यादा काम करने वाले हैं वो गदर पार्टी, गदर मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ। गदर मूवमेंट जो है ये सुनिए आप कि क्या होता है गदर, ठीक है, हिंदुस्तान जिंदाबाद वाला। तो गदर जो है ये यहाँ पे क्या होता है, ये रिवोल्यूशनरी अमेरिका के अंदर रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ होती है। 1911 में
यूनाइटेड इंडिया हाउस जो है, यूनाइटेड इंडिया हाउस कहाँ पे? सिएटल में, ठीक है, सिएटल में। फिर क्या नाम है आपका ये स्वदेश सेवक होम, ये वैनकूवर में, ये लोग स्टार्ट हो करते हैं और फिर ये धीरे-धीरे नॉर्थ अमेरिका के अंदर ये स्टार्ट होता है, जिसमें रामदास पुरी, जीडी कुमार और उसके बाद तारकनाथ दास, सोहनलाल भकना, ठीक है, और लाला हरदयाल। लाला हरदयाल का नाम हमेशा गदर पार्टी से जुड़ा है, फाउंडर माने जाते हैं। तो ये लोग जो है मिलकर एक पार्टी बनाते हैं जिसको बोलते हैं गदर पार्टी। क्या बोलते हैं? गदर पार्टी। और ये बहुत सारा मतलब सपोर्ट, बहुत सारे शुरुआत यहीं से होती है। और उसके बाद में गदर पार्टी जो है इसमें लाला हरदयाल 1913 के अंदर 1913 के अंदर क्या होता है कि इंडिया अगेंस्ट ब्रिटेन, ये कुछ ऐसी टाइप की चीज़ें लिखना शुरू करते हैं। गदर कई लैंग्वेजेस में निकालते हैं ये लोग, गुरुमुखी में निकालते हैं, पंजाबी में निकालते हैं ये लोग। मतलब एक गदर ग्रुप बनाते हैं जो कि रिवोल्यूशनरी लोगों का ग्रुप होता है। ये वीकली न्यूज़पेपर निकालते हैं गदर नाम से, ठीक है ना। और हेडक्वार्टर इसका सैन फ्रांसिस्को में बनाते हैं। और गदर पार्टी के बारे में, लाला हरदयाल साहब के बारे में ये है कि इंडियन नेशनलिस्ट हैं, ये रिवोल्यूशनरी हैं, जो कि 1939 के अंदर इनकी डेथ हुई है। ये फाउंडर थे गदर पार्टी के, ठीक है। गदर पार्टी इन्होंने अमेरिका के अंदर बनाई और उसके अलावा इन्होंने काफ़ी सारे उसमें काम किए। 1909 में जो है ये एडिटर भी रहे हैं वंदे मातरम के, ठीक है ना। वंदे मातरम याद करो, पेरिस वाला वंदे मातरम, भिकाजी कामा वाला, उसके रहे भी हैं। और उनको काफ़ी था मतलब कि हीरोइक, तो क्या हाउ ग्रेट वी फील व्हेन समवन डज द हीरोइक डीड, वी शेयर इन हिज moral power, we share in his more moral power, we rejoice in his assertion and human equality and dignity। तो ये मतलब लिखते रहे हैं इसमें। गदर पार्टी के फाउंडेशन क्या है इन लोगों ने, गदर पार्टी बनाने की वजह क्या क्या, इन्होंने प्रोग्राम क्या था, क्या चाहते थे। तो इनका ये ऑर्गेनाइज करना चाहते थे कि असिसिनेशन करेंगे हम लोग, हथियार देंगे, पैसा वैसा देंगे और वहाँ पे रिवॉल्ट करेंगे और जो ऑफिसर्स होंगे उनको असिसिनेट कर देंगे। ये सब इनका प्लान था, ठीक है ना। पब्लिक रिवोल्यूशनरीज एंड एंटी इम्पीरियलिस्ट लिटरेचर ये लोग लिखते थे और पब्लिक रिवोल्यूशनरी लिटरेचर लिखते थे, ठीक है। वर्क इंडियन ट्रूप्स के अंडर, जो है इंडियन ट्रूप्स जो है अब्रॉड में स्टेशन थे, वहाँ जा जाके बताते थे कि तुम लोग अपने देश के लिए लड़ो, तुम लोग क्यों अंग्रेजों के लिए लड़ रहे हो, ठीक है ना। इन लोगों को मतलब वो देते थे। इन लोग 1857 का 18 जो है 57 का रिवोल्यूशन का एग्जाम्पल देते थे कि तुम लोग जो है किस तरीके से तुम लोगों ने तबाही की थी और फिर तुम लोग उसी तरह तबाह हो जाओगे, समझ रहे हो ना। और ये रिवॉल्ट लाना चाहते थे पूरी तरह साइमल्टेनियसली, ब्रिटिश कॉलोनीज में हर जगह ये रिवॉल्ट लाना चाहते। देखो गदर का जो है सिर्फ उर्दू में भी छप रहा है, देख लो। तो बहुत तरह से मतलब गदर ये लोग निकालते थे हर लैंग्वेज में। गदर जो है वो उसमें उसके जो मेन लीडर्स थे वो ये लोग हैं, ये जिसमें बरकतुल्ला हैं और उसके अलावा भगवान सिंह हैं, लाला हरदयाल हैं, सोहन सिंह भकना हैं, उसके अलावा जो है आपका करतार सिंह सराभा हैं, उसके अलावा रामचंद्र हैं और उसके बाद भाई परमानंद है। इस तरह से कई लोग जो हैं हैं जिनको ये था कि रिवॉल्ट करना है इंडिया के अंदर और रिवॉल्ट करके जो है इंडिया को आज़ाद कराना है, ठीक है ना। और इसके बीच में एक कामागाटा मारू इंसिडेंट हो चुका है। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि कामागाटो मेरा क्या था। कामागाटा मारू एक शिप था, ठीक है ना। ओके, ये कामागाटा मारू जो है शिप था जिसमें फर्स्ट वॉर के टाइम पर जो है ये उससे थोड़ा पहले जो है ये शिप था जिसमें 370 पैसेंजर था। उनको मेनली सिख थे उसके अंदर, पंजाबी मुस्लिम थे, जो इमिग्रेंट्स थे, जो जिनको लेके याकोहामा जापान से लेकर और हांगकांग होते हुए, सिंगापुर होते हुए वैंकूवर पहुंचना था, यानी कनाडा पहुंचना था, ठीक है ना। उसको जब वहाँ पे पहुंचा तो कैनेडियन अथॉरिटीज़ ने उसको टर्न बैक कर दिया। 2 महीने की यात्रा के बाद किसी तरह वहाँ पहुंचा है, तो वहाँ पे उन लोगों को 2 महीने तक रोका रखा। काफ़ी टाइम तक के बाद पहुंचे, फिर 2 महीने तक उन लोगों को रोके रखा वहीं पे और उनके बाद उनको वापस कर दिया, जिससे लोगों ने कैनेडियन अथॉरिटीज़ के खिलाफ भूखे प्यासे से वापस कर दिया। लोग नाराज़ हो गए, लोगों ने कहा हम क्यों आएंगे, ठीक है ना। और इसमें वहाँ पे न्यूज़पेपर में ये छापा कि हिंदू इन्वेडर्स जो है नाउ इन द सिटी हार्बर ऑफ कामागाटा मारू, यानी हिंदू जो इन्वेडर्स हैं वो आ गए हैं सिटी के अंदर, यंकावर के अंदर ये छपता है। और उसको फिर उतरने नहीं देते हैं अथॉरिटीज़। उनको लगता है कि ये लोग जो हैं ये आए हैं यहाँ पे, मतलब लगता क्या है वो लोग ये फैलाते हैं कि ये लोग जो है यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए खतरा है। और वर्ल्ड वॉर तब तक शुरू हो जाता है, ठीक है। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट शुरू हो जाता है। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में वो कहते हैं कि शिप को रिटर्न करो। अब उनके पास ना खाने के लिए, ना पीने के लिए, ना कुछ, और शिप को रिटर्न करने के लिए बोल दिया, ठीक है ना। शिप को फाइनली जो है कनाडा में पहुंचा, मतलब वापस करते हैं शिप को, वापस कर देते हैं फोर्सफुली कि जाओ कनाडा। कनाडा से वहाँ कलकत्ता पहुँचो। सितंबर 1914 के अंदर ये जो है कलकत्ता पहुँचती है। सारे जो इनमेट होते हैं पंजाबी, जितने भी लोग होते हैं वो पंजाब बाउंड ट्रेन एक होती है कि पंजाब इनको पहुँचाया जाए ट्रेन से, ठीक है ना, कलकत्ता से पंजाब पहुँचाया जाए। ये लोग मना कर देते हैं, कहते हैं हम तो नहीं उतरेंगे। लोगों ने उतरने से मना कर देते हैं, ठीक है ना। पुलिस गुस्सा होती है क्योंकि वहाँ पे कैनेडियन अथॉरिटी जो है वो भी ब्रिटिशर्स ही हैं, ठीक है ना। उन्होंने उतरने नहीं दिया तो ये लोग नाराज़ हैं, ये कह रहे हैं हम नहीं उतरेंगे, हमें तो कनाडा जाना था कमाने के लिए, ये वो, और उनको फिर नहीं जाने देते हैं।
पुलिस एक्शन होता है, 22 लोग मारे जाते हैं उसमें, ठीक है। गदरिस्ट जो होते हैं, जितने भी गदर पार्टी वाले होते हैं, बहुत नाराज़ होते हैं इससे, इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है उनको, और कहते हैं कि अब तो ब्रिटिशर्स को हम छोड़ेंगे नहीं, बदला लिया जाएगा इसका, ठीक है ना। कामागाटो मारू जो इंसिडेंट है यूपीएससी का क्वेश्चन है, और इसके लिए ये इन्होंने जो है 2008 के अंदर अपोलोजाइज भी किया था कि हमने कामागाटा मारू में 376 इंडियंस को जो भेज दिया था वापस, इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं इंडिया से, मतलब 2008 में माफ़ी मांग रहे हैं, समझ रहे हो ना। तो ये शिप जहाँ जहाँ जा रहा था, लोगों का क्रोध हो रहा था, जैसे मतलब गुस्सा आ रहा था, जैसे ये 4 अप्रैल 1914 के अंदर से स्टार्ट होती है जर्नी, और ये जब वापस मतलब 15 में जाके मतलब पूरी कहानी यहाँ शुरू होती है, 15 में जाके मतलब इसका पूरा कोर्स जाके कंप्लीट होता है एक तरह से, सितंबर में पहुँच जाता है, लेकिन उसमें इवेंट चलते रहते हैं, लड़ाई झगड़ा मारपीट शूटिंग वूटिंग, ठीक है ना। तो पूरा इवेंट को ये इवेंट टाइमलाइन दे रखा है कि जब कामागाटो मारू चलता है, पहले लोग एजिटेशन करते हैं, वहाँ पे उतरने नहीं देते तो वापस कर दिए जाते हैं, वापस वो भूखे प्यासे बेचारे पहुँचते हैं तो पुलिस एक्शन होकर गोली मार दी जाती है उनको, ठीक है ना। तो ये सारा इवेंट है, और इसमें जो है ये पढ़ लिएगा आप, इसमें गुस्सा है। फिर जस्टिन ट्रूडो वगैरह ने इसके ऊपर माफ़ी भी मांगी है कि हमें ऐसे भी शिप में कितना ही उसमें वो सामान रखे। हाँ, तो वही चीज़ है ना कि वो 6 महीने नहीं उसमें रहता था, क्योंकि वो लोग इतने इतने दिन तक का प्लान करके चलते ही थे कि कहीं फंस जाए कहीं नहीं। हाँ, अरे तो शिप छोटी मोटी होती है, पूरा पूरा फुटबॉल स्टेडियम कहीं कहीं उसमें, है ना। ठीक है, तो उसके बाद में गदरिश जो है वो कहते हैं कि अब तो हमें फाइट करना पड़ेगा, ठीक है ना। करतार सिंह सराभा वगैरह और ये लोग इंडिया के लिए, रघुवीर दयाल गुप्ता, ये लोग चलते हैं कहाँ पे, इंडिया के लिए निकलते हैं कि जाके लोगों को भड़काएंगे और फिर अपना डेट बताएंगे कि कहाँ कहाँ कौन कौन से कहाँ से हथियार लाना है, पैसा फाइनेंस कौन करेगा, गदर वाले करेंगे, और फिर यहाँ पे जो है हथियार लोगों को दिया जाएगा, और उसके बाद में हम रिवोल्ट करेंगे इंडिया के खिलाफ, समझ रहे हो ना। ये प्लानिंग कहाँ बैठ के हो रही है, सैन फ्रांसिस्को, ठीक है, वैनकूवर और सैन फ्रांसिस्को। 21 फरवरी 1915 को अंदर डेट ऑफ रिवोल्ट डिसाइड किया जाता है कि ये लोग डेट हम रिवोल्ट करेंगे, लेकिन सीआईडी को पता चल जाता है इनके, ठीक है ना, कि ये किच है। और इसमें एक जो है मतलब बंगाली ही बंदा होता है जिसको ये लोग अपना बांध के दोस्त बना लेते हैं अपना, वही इनको धोखा देता है। एक्चुअल में होता क्या है ना कि जैसे यहाँ से कोई भी जाता है, वो अपना थोड़ी पेट्रोटिक बातें बताता है, सीआईडी वाले भी कम थोड़ी ना थे, इन्होंने अपना बंदा भेज देते हैं उसमें, वो पंजाबी को ही, तो वो उस पंजाबी को कह रहा हूँ, उसको कल बंगाली को, वो भी घोष होता है। तो लोगों को ये लगता है यार ये लोग तो मतलब बंगाली लोग तो बड़े पेट्रियोटिक हैं, तो ये उनको पहले फीलिंग रहती है, लेकिन अब उसमें गद्दार भी तो रहते हैं एक दो। तो ऐसा होता है कि वो जाते हैं, वो जाता है वहाँ पहुँचता है, पहुँचने के बाद करता क्या है कि वो सारी मतलब अपनी पेट्रियोटिक बातें बताता है, उसको ये लोग वो बना देते हैं अपना मतलब कोऑर्डिनेटर बना देते हैं, एक तरह से बड़ी पोस्ट दे देते हैं उसको, जबकि वो जासूस होता है इनका सीआईडी वालों का। वो सारी इन्फॉर्मेशन एक एक लीडर का नाम, कौन कहाँ जाएगा, कौन से जगह पे हथियार पहुंचेगा, कौन रिसीव करेगा, क्या होता है, सारी इन्फॉर्मेशन ब्रिटिश को बता देता है, ठीक है। अब क्या होता है कि ब्रिटिश इंटेलिजेंस सीआईडी जो है मेजर लीडर को अरेस्ट कर लेती है, क्या करती है, अरेस्ट कर लेती है। 21 फरवरी 1915 के अंदर ये डिसाइड करते हैं रिवॉल्ट को, उनको पता रहता है कि ये होता है, जैसे जैसे मतलब, और इनके अंदर बड़ी पैट्रियोटिक फीलिंग होती है जो लोग वहाँ पे बैठे थे, जैसे होता है ना, मैंने आपको कई बार बोला है कि जब आप देश से बाहर रहते हो ना, तो आपको ज़्यादा इंडियन वाली फीलिंग आती है, ज़्यादा मोहब्बत आती है, ज़्यादा वो होती है। और जब आप यहाँ तक कि जैसे गाँव में हैं, आप गाँव में जाते हो, जैसे गाँव में नहीं गए हो तो गाँव के सारे लोग आपको अपने अपने से लगते हैं, अगर कोई गाँव का बंदा यहाँ मिल जाओ, अरे यार यहाँ क्या होता है, बड़ा अच्छा। लेकिन वही चीज़ अगर वहाँ जाओ तो एक दूसरे से दुश्मनी है लोगों की, लड़ाई झगड़े हैं, ठीक है, उतनी पेट्रियोटिक फीलिंग उनकी नहीं है कि अपने गाँव के लिए वहाँ सोचते हो, यहाँ लेकिन अच्छा फील होता है। तो यही चीज़ थी वहाँ पे लोगों के अंदर बड़ी थी कि हमारा देश, हमारी मिट्टी, हमारा ये वो फलान ठिकाना है। लेकिन जो है ये बात यहाँ के लोगों में नहीं थी। जब वहाँ से वो लोग आए, क्या नाम है ये आपका करतार सिंह सराभा वगैरह, और ये क्या नाम है ठीक है, दयाल गुप्ता वगैरह, तो रघुवर दयाल, ये लोग लोगों को समझा रहे हैं कि भैया तुम रिवॉल्ट करोगे, हम हथियार देंगे, तो कह रहे मरना में, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ोगे, इतना हथियार, उनके पास इतने हथियार हैं, मतलब यहाँ पे वो कमजोरी दिखा रहे हैं। इन लोगों को मतलब वो नहीं मिल पा रहा, और उसमें से भी जो जिन लोगों को भड़का रहे हैं उन्हीं में से कोई ना कोई मुखबिर मिल जा रहा है, प्लस वहाँ से भी उनको इन्फॉर्मेशन मिल गई सीआईडी को। तो उन्होंने क्या किया कि मतलब ये कुछ करने से पहले ही सारे अरेस्ट हो गए, ठीक है ना, सारे जितने भी मेजर लीडर थे सबको अरेस्ट कर लिया गया, सब कुछ पता चल गया उनको। एंड रसबिहारी बोस, सचिन सान्याल जो है, ये लोग जो है इनको बोला गया कि मूवमेंट को लीड करो, ठीक है, ओके। डिफेंस ऑफ इंडिया ये एक्ट पास होता है यहाँ इसी टाइम पर, ठीक है, और उसमें मार्च 1915 के अंदर, और सबको अरेस्ट करने की बात की जाती है। इसमें गदर मूवमेंट जो है, जब सब अरेस्ट हो जाते हैं तो गदर मूवमेंट वैसे ही एंड कर दिया उन्होंने, ठीक है। रसबिहारी बोस जो है जापान भाग जाते हैं फिर इसी में, ठीक है ना। तो इस तरह से गदर पार्टी ने काफ़ी कुछ मतलब अचीवमेंट्स भी हैं और कुछ फेलियर भी हैं। उसमें यह है कि क्या नाम है,
अचीवमेंट ये है कि आइडियोलॉजिकल लेवल पे काफ़ी अचीवमेंट, एनरिच मिलिटेंट नेशनलिज्म इन्होंने डेवलप किया, कंप्लीट सेकुलर अप्रोच था इनका, मुस्लिम हिंदू सब थे इसमें, ठीक है। सिख वगैरह सब हर तरह का। मिलिट्री क्यों फेल हुई? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन कोऑर्डिनेशन में दिक्कत थी, लीडरशिप में दिक्कत थी। लादा हरदयाल जो है वो रिवोल्यूशनरी टेररिज्म के लिए सूटेबल नहीं थे, ठीक है ना। उनका वो कोऑर्डिनेशन नहीं था, उस तरह से उनका दिमाग क्योंकि लेखक आदमी उनका कहाँ चलेगा उस तरह से खुराफाती दिमाग, ठीक है ना। तो इनको हर लेवल पे प्रिपरेशन की ज़रूरत थी, ऑर्गेनाइजेशन, आइडियोलॉजिकल, फाइनेंशियल और टैक्टिक, हर तरह की स्ट्रेटजी की ज़रूरत थी, लेकिन वो हो नहीं पाया, ठीक है ना। तो इसलिए हो गया। अच्छा, इसमें गदर पार्टी वालों को और मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ। एक काम करिए, वहाँ पे वो इंडियन